नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से वह वाक्य छांटें जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह काली गाय घास चर रही है, तो गाय क्या है? संज्ञा है। असंज्ञा की विशेषता बता रहा है कि काली गाय है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है, न कि क्रिया विशेषण है। यह संज्ञा विशेषण है। यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो कैसे कैसे लोग एकत्र हुए। तो कैसे कैसे क्या है? अगर क्रिया विशेषण पहचानना हो तो प्रश्न करें, क्रिया से प्रश्न करें। कहाँ, कब, कैसे और कितना। और क्या है? कितना। तो क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। तो कैसे कैसे, तो यह क्या है? कैसे कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ कैसे कैसे लोग, धीरे धीरे, तेज तेज, यह सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। मुझे खट्टा फल, फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और यह खट्टा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह भी संज्ञा विशेषण शब्द है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो यह भी संज्ञा तुम क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेषण है, तो तू प्रेममयी हो, सुधामयी, वात्सल्यमयी। तो इसमें प्रेममयी है कि वात्सल्यमयी है कि सुधामयी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह पूछा है, विशेषण है कौन? सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी हो, वाक्य में विशेषण है। विशेषण है नहीं, विशेषण नहीं है, नहीं पूछना चाहिए। तो नहीं है। तो प्रेममयी एक माँ की विशेषता है कि माता क्या है? प्रेममयी होती हैं, वात्सल्यमयी होती हैं, सुधामयी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। पूछा है कि इनमें से विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। इनमें से माँ की यह सारी विशेषता है, तो यह सारे विशेषण शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। वाक्य की नहीं किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है कि लिंग संबंधी अशुद्धि है? फटाफट आंसर कीजिए। तो रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचिता नहीं होता है, रचयिता होता है। तो रचयिता क्या है? वर्तनी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो एक सांस होता है, एक नाद होता है। एक सांस होता है, एक नाद होता है। तो सिर्फ सांस का प्रयोग किया जाए, वह उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से म तक व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं।
तो किसी वर्गीय व्यंजन के सघोष क्या होता है? सघोष को घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। तो सघोष वर्ग के तीसरा क ख ग घ अंग, यह 5 व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग के लाइन में। तो तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन के। और पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाते हैं। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं और दूसरा, चौथा महाप्राण कहलाते हैं। तो पूछा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग हो, नाद का नहीं। तो केवल सांस मतलब थोड़े से कहने में बोले, ज़्यादा हवा की, ज़्यादा प्राणवायु की ज़रूरत ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। उसमें कम समय लगता है, कम सांस लगता है। और सघोष में ज़्यादा सांस लगता है, ज़्यादा प्राणवायु खर्च होता है सघोष वर्णों को बोलने में। देखिए, क ख ग घ अंग ऐसे होता है, तो यह अघोष वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? संगम है, रचना है, माधुर्य है या मगध है? तो संगम में देखिए अंग की मात्रा है। संगम में क्या है? अंग की मात्रा है। रचना में आ की मात्रा है। माधुर्य में भी आ का और ऊ का मात्रा है, लेकिन मगध में कोई मात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। अमात्रिक मीन्स बिना मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसमें शून्य का प्रयोग होता है? हंस पद में, तो हंस पद का चिन्ह ऐसे रहता है, इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह और निर्देशन चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम कैसे होता है? ऐसे होता है। तो पूछा है इसमें कौन से में शून्य का प्रयोग होते हैं कि करते हैं? तो लाघव चिन्ह में शून्य का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पंडित लिखना हो तो प लिख के और शून्य लगा देंगे तो पंडित हो जाएगा। तो लाघव चिन्ह को शून्य की उपमा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापिका छात्रों से पाठ पढ़वाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, सकर्मक क्रिया का कि अकर्मक क्रिया का? तो अध्यापिका क्या है? छात्रों से पाठ पढ़वाती है। तो अध्यापिका क्या कर रही है? छात्रों को प्रेरणा देती है। प्रेरणा देती है कि तुम, प्रेरणा दे रही है कि तुम पाठ पढ़ो। अगर कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी और से करवाता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। संयुक्त क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें 2 क्रिया साथ साथ चलती है। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म मौजूद हो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं मौजूद हो, नहीं दिखाई दे, उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुप्रास, श्लेष, यमक किस अलंकार के उदाहरण है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, रूपक अलंकार या उभया अलंकार? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो अलंकार सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभया अलंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्दों की ज़्यादा महत्वता हो, शब्दों के आधार पर अर्थ निकाला जाए, और जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य की या उस दोहे की विशेषता हो।
और रूपक अलंकार वह अलंकार होता है, यह रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है जिसमें उपमान को उपमेय मान लिया जाता है। उभया अलंकार जिसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों समाहित हो उसे उभया अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास से तो इसका ट्रिक कैसे है, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक ही वर्ण के कई सारे अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होते हैं। एक ही वर्ण दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, तो वर्ण किसको कहते हैं, शब्दों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यह शब्दालंकार का अलंकार है। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यह सब अर्थालंकार के भेद हैं। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, छंद के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह लाघव चिन्ह का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का या अर्ध विराम का। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो रहीमन पानी राखिए हो गया, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए किसी भी छंद के, दोहा छंद को ही ले लीजिए, किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। उन एक चरण की समाप्ति पर कौन सा विराम लगा है, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अल्प विराम का प्रयोग होता है किसी भी छंद के एक चरण की समाप्ति पर। दोनों चरण की समाप्ति पर पूछ दे तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप कौन है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। अर्ध विराम है, प्रश्न विराम है, पूर्ण विराम है या अल्प विराम है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्न विराम का चिन्ह ऐसे होता है और अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो यह प्रश्न पूछ रहा है आप कौन हैं, तो यह प्रश्न विराम का प्रयोग हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधोलिखित, और फटाफट आंसर दीजिए कि आप सबके प्रश्न कितने सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अधोलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है। अधोलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो देखिए छोटा आदमी, बड़ा आदमी, तो यह आदमी या लड़का, छोटा लड़का या बड़ा लड़का। आदमी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यह विशेषण है। हरा घास, पीला घास, हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, यह कपड़े की विशेषता बता रहा है, तो यह भी विशेषण है। 2 लोग, 3 लोग, लोगों की विशेषता बता रहा है, यह भी विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण क्या है, संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, यह संज्ञा है न कि विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। फटाफट आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा। कपि है, कोयल है, पंडित है या पवन है। तो एक तद्भव शब्द होता है, एक तत्सम शब्द होता है। तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है और जो संस्कृत से लिए शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए। कपि क्या है, बंदर का पर्यायवाची है, तो कपि का तद्भव क्या हो जाएगा, बानर हो जाएगा।
तो कपि क्या है? कपि एक तत्सम शब्द है, तो यह कट गया ऑप्शन। कोयल। पंडित। पंडित क्या है? पंडित का क्या है? पांडा। पांडा क्या है? एक तद्भव शब्द है, पांडा, और पांडा का तत्सम पंडित है। पवन। पवन का तद्भव हवा है, पवन का तद्भव हवा है, हवा का पर्यायवाची ही पवन है। तो कोयल इसमें से राइट आंसर होगा। कोयल एक तद्भव शब्द है, कोयल का तत्सम शब्द कोकिला होगा, कोकिला होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचमाक्षर किसे कहते हैं? क ख ग घ अंग को, यर लव को, या प फ ब भ को? तो क ख ग घ अंग यह कंठ ध्वनियाँ होती हैं, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। यर लव अंतस्थ, अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं। और नासिक ध्वनियाँ यमगणना नाम नासिका च, अंग, इया, अण, न और म। यह ध्वनियाँ पंचमाक्षर होते हैं। इन ध्वनियों को वर्गीय व्यंजन के लास्ट में जो वर्ण आते हैं, लास्ट वाले वर्ण नासिकीय ध्वनियाँ या पंचमाक्षर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अब प फ ब भ म यह ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। यह क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से, चीनी भाषा से, फ्रेंच भाषा से कि फारसी भाषा से? तो कामता प्रसाद गुरु को व्याकरण का विराम चिन्हों का जनक कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को विराम चिन्हों का जनक कहा जाता है, और इनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। सिर्फ एक पूर्ण विराम ऐसा विराम है जो हिंदी भाषा का विराम है, बाकी सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? फटाफट ठोक दो आंसर। आप सबके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लड़कपन है कि अस्त्र है कि पीतल है कि यमुना है? पूछा है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो लड़कपन, लड़कपन लड़का से लड़कपन बना है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और यह एक पुल्लिंग शब्द है, यह एक पुल्लिंग शब्द है। अस्त्र पीतल, पीतल पुराना हो गया, यह भी पुल्लिंग है। अस्त्र, अस्त्र भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यमुना, यमुना पुल्लिंग शब्द नहीं है। यमुना स्त्रीलिंग शब्द है। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा युग्म मुहावरों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नाले पर दाला, करारा जवाब देना। एक नाला है, ऊपर से दूसरा आ गया दहला हो गया, मन एक थोड़ा कम कुछ कहा तो दूसरे ने उससे बढ़ चढ़ के कह दिया, करारा जवाब देना। यह तो राइट है, तो इसलिए नहीं पूछा है, तो यह गलत हो गया। बत्तीसी बंद होना, तो बत्तीसी किसको कहते हैं? तो ग्रामीण भाषा में बत्तीसी दांत को कहते हैं, तो दांत बंद हो जाना मतलब चुप हो जाना, यह भी राइट है। ऑप्शन ये भी गलत है। सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करेंगे तभी तो सिर का पसीना पाँव तक आएगा। ग्रामीण लोग कहते हैं कि जब अपने करना होगा तब पता चलेगा, तब सिर का पसीना पैर तक आएगा। तो कठिन परिश्रम करना यह भी राइट है, तो गलत है। पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो थाली का बैगन होना, सर्वसुलभ होना, सर्वसुलभ होना इसका नहीं होगा। सर्वसुलभ होना हिंग लगे ना फिटकरी आ रंग हो चोखा,
यह क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ है सर्वसुलभ होना। थाली का बैगन होना मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन व्यक्ति को थाली का बैगन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यही ऑप्शन मुहावरों की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म जातिवाचक संज्ञा है? भारत है, रामायण है, मोहन है, पुस्तक, पहाड़, नदी या जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी गलत हो गया। जयपुर शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी गलत हो गया। भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है और नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा दंत वर्ण है? ट है, तरीटू रसा नाम, री टू रसा, राम, मूर्धा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क का क्या होगा? री वर्ण, टू माने ट वर्ग पूरा ट ट ट अड़, फिर र और यह सलजम वाला स और अड़, इतने मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इतने मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन यह गलत हो गया। दंत वर्ण पूछा है। ईचू यसा नाम तालु, ई छोटी बड़ी, चू च वर्ग च छ जइया, य श नाम दंता। तो यह दंत वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। च वर्ग का यह व्यंजन है, इचू यसा नाम तालु। यह नहीं, इसमें या तो क वर्ण है, इचू यसा नाम, या तालु वर्ण है, या तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण है, सॉरी। इसमें दंत वर्ण पूछा है। ऋतु, लिरी, तू त वर्ग, लसा नाम दंता, ली वर्ण, तल्ली वर्ण तो संस्कृत में प्रयोग होता है, फिर त वर्ण, फिर ल वर्ण, फिर दंती स। यह दंत वर्ण है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अप फ ब या ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ। उपपदमानी नाम ओष्ठव। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। त वर्ण दंत वर्ण है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह है मूर्धन्य वर्ण, यह मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। इसु यह चा नाम चाल तालु, यह तालव्य वर्ण कहलाता है, तालु से बोला जाता है। और यह दंत से बोला जाता है, दंत्य से बोला जाता है। तो यह दंत वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और यह ओष्ठ वर्ण है, यह ओष्ठ वर्ण है। हमने दंत नहीं देखा, तालु समझ के तालव्य वर्ण लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किनके योग से बना है? ज और प्लस ग से, ज प्लस ञ से, ज प्लस ञ से, या ज ञ प्लस ज से। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ज प्लस ञ से ज्ञ का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा कारक संबंधी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि पूछा है। रमेश छत पर टहल रहा है, छत पर। तब में पर अधिकरण कारक के उदाहरण है, तो यह तो राइट है। अशुद्धि पूछा है, तो यह तो शुद्ध है। मोहन सोहन को मारता है, तो कर्म कारक है। मोहन सोहन को मार रहा है, तो कर्म कर रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। रीना पेन से लिखती है, करण कारक। तो पेन क्या है? पेन एक वस्तु है
एक वस्तु है जिसे रीना लिख रही है, तो यह जो कारण बने, किसी कार्य को करने का कारण बने, उसे कारण कारक कहते हैं। तो यह भी राइट है, तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आदर्श साइकिल से स्कूल जा रहा है। अपादान, अपादान नहीं होगा। साइकिल क्या है? साधन है। साइकिल क्या है? साधन है। तो साधन करण कारक के अंतर्गत आता है, तो इसमें अपादान कारक नहीं रहेगा, इसमें करण कारक रहेगा। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, अकर्मक क्रिया। या राधा शाम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया। या आसमान में चील उड़ रहा है, आसमान में चील उड़ रहा है, सकर्मक क्रिया। या सीता विद्यालय से आकर खाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो यह तो राइट है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि अनुचित पूछा है, अशुद्ध पूछा है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, तो राधा है तो पत्र लिखने का काम कर रही है, तो यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आसमान में चील उड़ रहा है, सकर्मक क्रिया, तो यह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और सीता विद्यालय से आकर खाएगी, एक काम करके जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद पुनः दूसरी क्रिया आरंभ हो जाए, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। इसमें आसमान में चील उड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है, न कि सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीलांबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। फटाफट आंसर कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबके कितने प्रश्न सही हुए। तो नीला है अंबर। अंबर माने क्या होता है? आकाश होता है, और आकाश की यह विशेषता बता रहा है कि वह नीला है, तो नीला। तो कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य बहुला इति कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद गौण होते हैं। और बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द और देवताओं के नाम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, उक्त वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? किसी वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। दूसरा विधेय होता है, तो बताइए उद्देश्य क्या है? राम है, खेल है, रहा है कि है? फटाफट आंसर कीजिए। और इसमें से इस 30 प्रश्नों में से जिन बच्चों का 20 प्रश्न सही होगा वह अच्छे पढ़ने वाले हैं। 30 में से 20 करके दिखाओ। राम खेल रहा है, उक्त वाक्य में कौन सा उद्देश्य है? तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। आज कर्ता जिस काम को, जिस क्रिया को करता है, काम को करता है, वह विधेय होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। इसमें राम क्या है? उद्देश्य है, और खेलना क्या है? विधेय है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दे दो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। या तो दोहरा लाभ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। दोहरा लाभ है, और पूछा है विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 1 दिन का दिखावा फिर उसी जैसा, चुपड़ी और दे दो, तो यह होगा नहीं। तो डूबते को तिनके का सहारा, कि विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता किया, तो वही हमारे लिए बहुत था कि हम डूब रहे थे और तिनके का सहारा मिल गया, तो यह सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। डंक रहेगा, दंड रहेगा, स्तब्ध रहेगा, स्थान रहेगा। स्थान का तद्भव शब्द जगह होगा, स्थान का तद्भव शब्द जगह होगा, स्तब्ध
का तद्भव शब्द शून्य होगा। और दंड मीन्स मारना। लेकिन डंक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंश होगा। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दंश होगा। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? आराम, दवाखाना, अदब, अदालत, कूपन, सलवार, अक्खड़, फक्कड़। तो अक्खड़ और फक्कड़ देशज शब्द है और यह सारे विदेशज शब्द है, किसी न किसी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी रचना नहीं मेल खाती है? निम्न में से कौन सी रचना में मेल रहेगा, में नहीं रहेगा, मेल नहीं खाती है? गोदान मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, भी गलत हो जाएगा। मेरा परिवार सुभद्रा कुमारी चौहान, यह राइट आंसर होगा। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा जी का है, न कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? क्षेत्र, ज्ञान, क्षमा, शुचि, घटना, रात्रि और रीति, सभा। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्र होता है, ज्ञान भी बड़ा होता है, क्षमा किया जाता है, सूची बनाई जाती है, घटना घटती है, रात्रि होती है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और सभा बुलाया जाता है और रीति से काम होता है। तो घटना घटती है, न कि घटना घट गई, तो रात्रि हो गई। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, तो अनेक आ गया, तो इसमें प्रमुख लगाने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं है। और श्री कृष्ण के अनेकों प्रकार, अनेक और प्रकार दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न युग्मों में से कौन सा विकल्प सही है? सही पूछा है। वचन 9 होता है, विराम चिन्ह 25 होता है, या समास 7 होता है, या विशेषण 4 होता है। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो विराम चिन्ह 20 होते हैं, न कि 25 होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वचन 9 नहीं होते हैं, वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन, और समास 7 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये सब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए, प्रश्न आपके परीक्षा को उपयोगी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।